हेलो बच्चों। तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हम लेके चल रहे थे क्लास 10th का मैथ, जिसमें हम क्या पढ़ रहे थे, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या पढ़ रहे थे और इसका आज डे 2 है। देखो, सबसे पहले तो आपको एक थोड़ी सी साउंड आ रही होगी बाहर से, उसको थोड़ा मैनेज करना, क्योंकि वो बाहर की साउंड बेसिकली मोटर चल रहा है उसका आ रहा है। हमने बहुत देर तक वेट किया कि वो बंद हो जाएगा, लेकिन बंद नहीं हुआ। ठीक है, थोड़ा बहुत आएगा, मैनेज कर लेना इसको। और दूसरी बात कि जो हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, तो अपना फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ था। कंप्लीट नहीं हुआ था का क्या मतलब है, जैसे हम सभाज्य संख्या देख रहे थे, राइट। तो सभाज्य संख्या में क्या हुआ कि लास्ट के जो 5 मिनट हम बोले थे, लास्ट के जो 5 मिनट समझाए थे, वो वीडियो कट हो गया था। क्यों? इसका रीज़न ये था कि जो रिकॉर्ड कर रहे थे ना अपन, तो वीडियो रिकॉर्डिंग बंद हो गया था और हम बोल ही जा रहे थे, मतलब मुझे पता नहीं चला, तो मैं बोले ही जा रहा था और रिकॉर्डिंग बंद हो गया था। हम कल की जो लास्ट वाला जो टॉपिक था अपना सहभाज्य संख्या, वहाँ से अपनी डिस्कशन को शुरू करते हैं। अभाज्य संख्या यहाँ पे हमने ख़त्म किया था, हालांकि समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी इसको हम थोड़ा सा बता देते हैं। सहभाज्य संख्या क्या होता है, यानी वैसे 2 या 2 से अधिक संख्याएं, कल हमने आपको बताया था, वैसे 2 या 2 से अधिक संख्या है जिसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। उभयनिष्ठ का मतलब जैसे देखो, जैसे मान लो हमने 15 और यहाँ 18 ये लिया, इसका गुणनखंड निकालो आप। 15 का निकालेंगे कितना हो जाएगा, 3 × 5। 18 का निकालेंगे कितना हो जाएगा, 3 × 6। देखो, यानी एक और खुद के अलावा, जैसे मान लो वो छोरा हटाओ, ऐसे देखो, कोई इसका उभय गुणनखंड नहीं होगा एक के अलावा। एक तो होगा ही, क्योंकि एक तो सब में आ जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे क्या हो गया, 3 कॉमन आ गया, यानी इसके एक गुणनखंड, यानी 15 का भी एक गुणनखंड 3 है और 18 का एक और गुणनखंड है जो 3 है। हमने क्या बोला, उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए, एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक तो वैसे ही सबसे कट जाता है, तो एक को तो छोड़ो, यानी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। लेकिन 15 और 18 का उभयनिष्ठ क्या है, 3 आ रहा है, 3 दोनों को विभाजित कर रहा है, इसीलिए ये जो है यानी 15 और 18 ये उभयनिष्ठ गुणनखंड वाला है, इसलिए ये सभाज्य संख्या नहीं होगा। समझ में आया? जैसे अब दूसरा एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए 12 और 25। 12 और 25 का हम देखते हैं, तो 12 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये होगा, हाँ ठीक है, इसको 2 का स्क्वायर कर देंगे, यानी 2 का घात 2 × 3, ये हो गया 12। और 25 का निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 5 × 5, यानी 5 का स्क्वायर। क्या इसमें आपको, इसमें और इसमें कोई उभयनिष्ठ मिल रहा है? कोई नहीं मिल रहा है। इसमें 2 और 3 है, इसमें 5 है, मतलब ये जो है वो क्या है, ये सहअभाज्य संख्या होगा, यानी 12 और 25 क्या होगा, सहअभाज्य संख्या होगा। आई होप का आपको ये समझ में आया होगा। इसको जल्दी से नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये कल का टॉपिक था, हमने इसको कल ही पढ़ लिए थे बहुत सारा, है ना। तो उसके बाद इसीलिए इसको आज थोड़ा जल्दी में ख़त्म किए। बाकी डेफिनेशन मैंने आपको बता ही दिया था, उसका परिभाषा क्या होता है, तो जल्दी इसको नोट करो 2 मिनट में, जल्दी। हो गया? ठीक है, अब अपन सीधा आगे बढ़ते हैं। नहीं हुआ है तो स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। मैं आपको टाइम वैसे देता हूँ, अगर फास्ट लिखोगे तो लिख भी सकते हो, बाकी चलो ठीक है, इसको भी हटाओ। अब जो हमारा आगे है वो एक थ्योरी पढ़ना है, थ्योरम। क्या है वो, अंकगणित का आधारभूत। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय ये क्या होता है और ये क्या कहता है अपने को, वो देखना। ये कहता है कि किसी भी भाज्य संख्या को
किसी भी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। ये देखना क्या है, ये अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय अपने को क्या बोलता है कि किसी भी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। हमें भाज्य संख्या क्या होता है ये भी पता है और अभाज्य गुणनखंड क्या होता है यानी अभाज्य क्या होता है वो भी पता है। जैसे भाज्य में हमने क्या देखा था, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड जैसे खुद और एक के अलावा कोई और भी हो, यानी जिसका मिनिमम 3 गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य में क्या होता है, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड एक और वो खुद संख्या के अलावा कोई और ना हो उसे अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। इस हिसाब से जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जैसे मान लो 20 क्या है, 20 एक भाज्य संख्या है। तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय के हिसाब से हमें 20 को कैसे लिख सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड, यानी 20 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। चलो लिख के देखते हैं। तो 20 का पहले गुणनखंड करो आप। अब इसको आप लिखेंगे तो क्या होगा, 20 इक्वल टू, अब देखो अब इसमें आया क्या अपने को 2 और 5। अब ध्यान देना कि 2 और 5 दोनों क्या है, अभाज्य गुणनखंड है, यानी अभाज्य संख्या है। 2 और 5 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो हमने क्या किया, एक भाज्य संख्या था 20, उसको हमने इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया, राइट। तो यही बोलता है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। चलो एक बार दूसरा देखते हैं। जैसे मान लो थोड़ा लंबा लेते हैं ना, 720 क्या है, भाज्य संख्या है, राइट। इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के हिसाब से। चलो लिख के देखते हैं। 720 है, इसको हम डिवाइड करते हैं। दो से लगाएंगे 90 लग जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 45 लग जाएगा। अब 3 से लग जाएगा, 3 से 340, ठीक है। उसके बाद 5 से लग जाएगा एक मरतबा। क्या ये सही है, देखना। 2 से लगाए हमने 360, ठीक है। फिर 2 से लगाया 180, 2 से 90, फिर 90 को हमने 45 से लगाया, 2 से 45 बार में, 3 से 15, 3 से 5, ठीक है। अब देखो हमने 720 को जो डिवाइड किया यानी 720 को गुणनखंड किया तो कितना निकला, 2 का घात कितना होगा, 1 2 3 4, 2 का घात 4 इंटू 3 का घात 2 इंटू 5। अब ये देखो जैसे हमने 720 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया कि नहीं लिख दिया, इसमें जो 2 3 और 5 है जो उसका गुणनखंड में आया है वो क्या है, अभाज्य संख्या है। तो यही बोलता है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखो आप बोलोगे कि ये तो मतलब वो नॉर्मल गुणनखंड भी है, लेकिन नॉर्मल गुणनखंड नहीं होगा। नॉर्मल गुणनखंड की बात जब हम करेंगे तो उसमें ये भी आएगा 4 इंटू 5, यहाँ 4 हम लिख सकते हैं नॉर्मल गुणनखंड की जब बात करेंगे। लेकिन अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के हिसाब से जब बात करेंगे तो इसको जितने भी भाज्य है ना उसको भी अभाज्य बनाना पड़ेगा। ये टॉपिक है, ठीक है, ये पॉइंट है इसमें। तो किसी भी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। इसे हम क्या बोलते हैं, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। एग्जाम्पल के लिए हमने 20 को लिखा 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 का घात 2 और 5। उसके बाद हमने 720 को देखा, चूंकि 20 भी भाज्य संख्या है इसको हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया। यही अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहता है। 720 भी भाज्य संख्या है, इसको भी हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया। 2 का घात 4, 3 का घात 2 और 5 का घात नहीं कुछ है तो यहाँ 1 होता है, यानी सीधा 5 भी लिख सकते हो। तो ये हो गया। इसको जल्दी से ये पूरा डेफिनेशन भी लिखना और ये 2 एग्जाम्पल भी लिखना, और तीसरा ये भी लिख लेना नीचे एग्जाम्पल। 20 को 4 इंटू 5 लिख सकते हैं, लेकिन 4 क्या है, क्या 4 अभाज्य है, नहीं है। 4 भी भाज्य है, यानी ऐसे हम नहीं लिख सकते हैं इसके अनुसार, ठीक है। जल्दी से छापो इसको, 2 मिनट का टाइम है, जल्दी छापो। हो गया, ठीक है, हो गया होगा। नहीं हुआ है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं अंकगणित का आधारभूत प्रमेय में। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है,
बहुत टाइप के संख्या देखे हैं, जैसे संख्या पद्धति, इसको 3 टाइप से डिवाइड किए हमने। उसमें फिर क्या था अपना वास्तविक संख्या, उसको फिर 2 तरह से डिवाइड किए। उसके बाद परिमेय संख्या को फिर उसमें 3 तरीके से डिवाइड किए। फिर उसमें से पूर्णांक को भी 3 तरीके से डिवाइड किए। धनात्मक पूर्णांक को हमने प्राकृतिक संख्या बोला, 0 के साथ धनात्मक पूर्णांक को हमने पूर्ण संख्या बोला। इस तरह से हमने बहुत कुछ देख लिया है ना। दशमलव को भी 2 तरीके से डिवाइड किए, शांत अशांत। ये सब हमारा खत्म हो गया है। अब हम सीधा आते हैं अपने टॉपिक पे, आगे की टॉपिक जिसको हम बोलते हैं HCF और LCM। रुक जाओ, HCF तथा LCM। सबसे पहले ये समझो, आपको ये पहले से भी पता होगा, लेकिन अपना ये वास्तविक संख्या में ये पढ़ना है, इसलिए हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे इसको। तो HCF किसको बोलते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन HCF, इसको हिंदी में भी लिख देते हैं ना, महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक क्या होता है? महत्तम समापवर्तक जल्दी बताओ, अगर आपको पता है तो जल्दी 1 मिनट का टाइम है, सोच के बताओ। महत्तम समापवर्तक हम किसको बोलते हैं, और LCM जिसको लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं वो किसको बोलते हैं? ठीक है, अगर आपके पास आ गया आंसर तो अच्छी बात है, नहीं आया तो यहाँ समझना। देखो क्या होता है, जैसे 2 संख्या मान लो 14 और 32, 2 संख्या मान लो, तो महत्तम समापवर्तक क्या होता है, यानी ये जो 2 संख्या है इसमें वह सबसे बड़ी संख्या, यानी सबसे वह बड़ी संख्या जो भी होगा जो ये दोनों को डिवाइड कर सके, यानी सबसे बड़ी संख्या जो इस दोनों को डिवाइड कर दे उसे क्या बोलते हैं हम? उस संख्या का HCF बोलते हैं। जैसे देखो हम क्या बोलते हैं, जैसे ये इस संख्या का कौन सा ऐसा संख्या है जो डिवाइड कर पाएगा। जैसे देखो 2 दोनों को कर देगा, ठीक है, 3 करेगा, 3 नहीं कर पाएगा, राइट। उसके बाद 3 इसको कर देगा, इसको नहीं, तो 3 तो वैसे ही नहीं होगा। 4 की बात हम करेंगे तो 4 देख लेना। इस तरह से, यानी इसको कौन सी 2 संख्या है जो, देखो ये तो थोड़ा बड़ा कर दिया हमने, एक बात समझो, ऐसा समझो, यानी 12, 18 मान लो और 15 मान लो, 18 और 21 इसका मान लो। इसमें क्या होगा महत्तम समापवर्तक, यानी वह सबसे बड़ी संख्या जो दोनों को डिवाइड करे। क्या 2 कर रहा है? नहीं करेगा। दोनों को डिवाइड 2 नहीं करेगा, ठीक है। क्या 3 कर रहा है? 3 कर रहा है, चलो ठीक है, एक तो डिवाइड 3 हो गया इसमें। क्या 4 कर पा रहा है? 4 नहीं करेगा। 5 कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। 6 भी नहीं कर पाएगा। 7 भी नहीं कर पाएगा, यानी वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? 3। तो इसका जो है ना मौसा, HCF को शॉर्ट में मसा बोलते हैं। मसा इसका कितना होगा? 3। यहाँ पे हमें ये नहीं समझाना था, यहाँ पे हमें बस इतना समझाना था। देखो मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ, आप नोट कर लेना, ठीक है। जैसे मान लो 2 या मतलब क्या यार, जैसे x, y और z, ये मान लो 3 संख्या है, ठीक है। x, y, z यानी कोई भी 3 संख्या होगा, मान लो 2 हो सकता है, 2 से अधिक संख्या, जितना भी आप चाहो, हमने यहाँ 3 लिया है। तो वह सबसे बड़ी संख्या, जो x, y तथा z तीनों को विभाजित कर दे, वह संख्या x, y, z का HCF होगा। क्या ये बात समझ में आई? देखो इसको हम अभी निकालेंगे आगे, अभी के लिए बस इतना ही कॉन्सेप्ट समझो कि वह सबसे बड़ी संख्या, यानी जैसे x, y, z कोई संख्या होगा, मान लो x, y होगा, x, y, z ABCDEFG जो भी कोई संख्या होगा, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 20 हो, डजंट मैटर, कितने भी संख्या हो, यानी मान लो x, y, z हमने यहाँ 3 संख्या लिया, तो इसका हम डिफाइन किए हैं, वह सबसे बड़ी संख्या,
यानी जितनी भी संख्या है उसमें से वह सबसे बड़ी संख्या जो x, y तथा z तीनों को विभाजित करे, यानी पूरी तरह से विभाजित करे। यहाँ पे विभाजित लिख दो या पूरी तरह लिख दो, पूरी तरह पूर्ण विभाजित, जिसका जो है ना वो रिमाइंडर 0 यानी शेष 0 आना चाहिए, है ना। तो वह सबसे बड़ी संख्या जो x, y तथा z को तीनों को विभाजित करे, यानी पूरी तरह विभाजित करे, वह संख्या x, y, z का HCF होगा। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? छोटा सा ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, तो इसको जल्दी से नोट करो। अभी हम आगे चल के देखेंगे कि HCF निकालते कैसे हैं, तो इसको ये मत घबराना कि HCF कैसे निकालते हैं, वो अगला कॉन्सेप्ट है। पहले आप ये नोट डाउन करो नोट्स में जल्दी। हो गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। HCF हो गया अपना, अब LCM देखते हैं। इस जैसे देखो इसमें हम क्या बोले थे, विभाजित करना है, विभाजित करेगा, ठीक है, और इसमें सबसे बड़ी संख्या, राइट, ये नोट करना, क्योंकि हम इससे वो जब LCM का देखेंगे तो उससे रिलेटेड ही होगा, इसलिए मैंने वहाँ पे आपको नोट कर दिया है। फिर आपको ये हो गया। उसके बाद क्या है LCM, इसको क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तक, या इसको लसा भी बोला जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे देखो क्या है इसमें, जैसे मान लो इसमें भी x, y और z है, तीन संख्या है, मान लो तीन संख्या है, और हमें इसका अगर LCM निकालना होगा तो इसको हम इसमें कैसे निकालेंगे, वह सबसे छोटी संख्या, उसमें क्या विभाजित करेगा, इसमें क्या होगा, विभाजित होगा, यानी वह सबसे छोटी संख्या जो x, y तथा z तीनों से विभाजित होगा। देखना, जैसे HCF हमने देखे थे, तो HCF में क्या देखे थे कि विभाजित करेगा, यानी वैसी संख्या हम फाइंड कर रहे थे, वैसे संख्या निकाल रहे थे जो उस तीनों को विभाजित कर रहा था, यानी उस तीनों को विभाजित कर रहा था। और यहाँ हम क्या है कि वह सबसे छोटी संख्या निकालेंगे जो उस तीनों संख्या से विभाजित हो जाए। बात समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से देखो। हमने क्या बताया, महत्तम समापवर्तक में क्या देखा, यानी इसमें देखा था कि वैसी संख्या वह सबसे बड़ी संख्या जो विभाजित करेगा, यानी उस वो दोनों संख्या को विभाजित कर देगा वो। और लॉसॉ यानी LCM में क्या देखते हैं, वह संख्या, वह सबसे छोटी संख्या, ये याद रखना, वह सबसे छोटी संख्या जो x, y, z तीनों से विभाजित होगा, राइट। ये विभाजित करता और इसमें विभाजित होगा, यानी ये जो तीनों संख्या है ना, ये तीनों संख्या उस सबसे छोटी संख्या को विभाजित कर दे, उसे हम क्या बोलते हैं, उस संख्या का LCM। ठीक है, इसको भी जल्दी से नोट करो, LCM वाले पार्ट को जल्दी। हो गया, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ते हैं हम। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा होगा तो कमेंट करिएगा, तो हम देखेंगे, तो इसको दूसरे तरीके से भी बताया जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतना हार्ड ये होगा कि आपको समझ नहीं आ रहा हो। ठीक है, हमने HCF और LCM किसे कहते हैं थ्योरेटिकली समझ लिए, राइट। थ्योरेटिकली क्या समझे हैं, एक बार इसको रिवीजन करते हैं। थ्योरेटिकली ये समझे हैं कि अगर हमें कोई भी संख्या दिया हो, 2 या 2 से अधिक संख्या, सिंगल संख्या के लिए नहीं बनेगा ये, 2 या 2 से अधिक संख्या में जब भी दिया होगा तो हम उस संख्या, जैसे HCF की जब बात करेंगे तो हम वह सबसे बड़ी संख्या वह सबसे बड़ी संख्या फाइंड आउट करेंगे जो उस दोनों संख्या को, या उस जितने भी संख्या दिया हो वो 2 या 2 से अधिक संख्या को पूरी तरह विभाजित कर देगा, उसे क्या बोलेंगे हम HCF, उस संख्या का HCF। और जब LCM की बात करेंगे तो वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करेंगे, ये सबसे छोटी संख्या कुछ भी हो सकता है, वह सबसे छोटी संख्या जो दिए हुए संख्या से विभाजित हो जाए, राइट। आई होप ये समझ में आ रहा होगा, विभाजित करना, विभाजित होना, ठीक है, उसे LCM कहते हैं। अब इसको सबसे ज़्यादा बेटर समझ में आपको आएगा एग्जाम्पल से, राइट।
तो जो आपके सिलेबस में है वो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF तथा LCM ज्ञात करना। ज्ञात करना को निकालना यही बोलते हैं ना। देखो ऐसा है कि हमें हिंदी में जो है ना थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है, तो हिंदी थोड़ा मैनेज करना। क्या कन्फ्यूजन होगा वो तो सही है ना। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF तथा LCM ज्ञात करना। अब हम इसमें देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड हमें पहले से पता है, यानी कोई भी भाज्य संख्या होगा उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम कैसे ब्रेक करते हैं वो हमें पता है। तो हमने क्या देखा यहाँ, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF तथा LCM कैसे ज्ञात करते हैं, है ना। चलो सबसे पहले देखते हैं इसका रूल। HCF के लिए देखते हैं ये, ठीक है। HCF के लिए क्या होगा, हमने HCF में क्या पढ़ा था वो बताओ जल्दी। HCF के लिए क्या पढ़ा था हमने, जल्दी बताओ। देखो इसमें क्या होगा, HCF में संख्याओं के गुणनखंड में या अभाज्य गुणनखंड में उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात वाली संख्या, सबसे क्या समझ में आया। संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में उभयनिष्ठ गुणनखंड के सबसे छोटी घातों की गुणनखंड, सबसे छोटी घात वाली संख्या का गुणनखंड होगा ना। ये समझ में आया आपको, अभी नहीं समझ में आया होगा। चलो इसको हम पहले एक बार देखते हैं कि ये क्या बोलता है। जैसे मान लो दो संख्या अपने पास 20 और 24, ये अपने पास दो संख्या है, राइट। इसका हमें क्या निकालना है, HCF, किसके द्वारा, अभाज्य गुणनखंड। हमारे पास ये रूल है, इस रूल को फॉलो करके हमें निकालना है। चलो ठीक है निकालते हैं। जैसे मान लो सबसे पहले 20 का अभाज्य गुणनखंड करो। 20 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 × 5, राइट, 2 10 5। हाँ, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 5 का 1, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब 24 का निकालो, तो 24 का जब निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा, 2 से करेंगे 12 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर 6 3 हो जाएगा, यानी 2 4 8 8 3 24, राइट, ये हो जाएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 का घात 3 × 3। अब देखो इसको समझना, यहाँ यही कॉन्सेप्ट है HCF निकालने का। हमने क्या बोला, अभाज्य गुणनखंड में उभयनिष्ठ गुणनखंड की, यानी सबसे पहले उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालो। तो उभयनिष्ठ हमें पहले से पता है जो दोनों में हो। तो दोनों में क्या क्या है, दोनों में सबसे पहले तो ये 2 है और ये, यानी ये 2 यहाँ भी है और ये यहाँ भी है, तो 2 दोनों में है, राइट। तो जब हम इसका HCF की बात करेंगे, HCF ऑफ कितना, 20 और 24, तो उभयनिष्ठ देखना है हमें, उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी उभयनिष्ठ में क्या होगा, यानी यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 तो होगा ही, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है, 20 में 5 है और इसमें क्या है, 3 है। क्या 5 और 3 मतलब उभयनिष्ठ है, नहीं है, यानी ये 5 अलग है यानी 3 अलग है। दोनों में जब अगर रहता तो हम बात करते। तो हमने उभयनिष्ठ को छांट लिया पर सबसे पहले। उसके बाद क्या है, घात की जब बात करेंगे तो सबसे छोटी घात, इसमें 2 का घात कितना है, 3, इसमें 2 का घात कितना है, 2, यानी सबसे छोटी घात दोनों में कौन है, 2। सबसे छोटी घात कौन सा है, 2, यानी 2 का घात 2, यही होगा इसका। तो ये कितना हो जाएगा, 4। तो इसका HCF कितना हुआ, 4। क्या आपको ये समझ में आया, हमने HCF कैसे निकाला। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF तथा LCM ज्ञात करना जो हम पढ़ रहे हैं, जो इसमें HCF में हमने बोला, संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात वाली संख्या का गुणनखंड, सब गुणनखंड नहीं गुणनफल होगा,
गुणनफल। ठीक है, इसमें हमने क्या देखा, एक 20 और 24 का एग्जाम्पल लिया। हमने 20 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड किया, तो ये आया अपने पास 2 का घात 2 इंटू 5 का 1। उसके बाद क्या है, 24 को किया तो 2 को हमने 3 बार डिवाइड किया यानी मल्टीप्लाई किया। जैसे देखो इसको ऐसे निकालते हैं ना, सिंपल, फिर 2 आएगा, फिर यहाँ 2 से 3 आएगा, तो यही है ना, तो हमने डायरेक्ट निकाल दिया। आप ऐसे करके निकाल सकते हो। ठीक है, हमने 24 का निकाला, 24 आया 2 का घात 3 इंटू 3। उसके बाद हमने HCF का रूल देखा। रूल में क्या बोल रहा है, उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो सबसे पहले हमें उभयनिष्ठ संख्या पकड़ना है। उभयनिष्ठ संख्या क्या है, 2 2, तो हमने 2 पकड़ लिया। फिर और है क्या, तो कोई उभयनिष्ठ, और उभयनिष्ठ नहीं है। उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में होगा, तो दोनों में केवल 2 ही है, बाकी और कुछ नहीं है, तो हमने 2 को पकड़ लिया। उसके बाद हम जब घात की बात करेंगे, यानी 2 का घात यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, अपने पास ये तो कन्फ्यूजन आएगा ना कि कौन सा घात उठाना है। तो जब उसको आगे बढ़ेंगे तो क्या है, सबसे छोटी घात। तो 2 में यहाँ घात 3 है और यहाँ 2 है, तो हमने क्या किया, सबसे छोटी घात 2 था तो हमने 2 उठाया, और इसको हमने जब गुणनफल किया तो 4 आया अपने पास आंसर। तो इस तरह से हम HCF निकाल सकते हैं। ये समझ में आया आपको? नहीं आया तो एक काम करो, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आता है इस तरह से, कोई 2 संख्या दे देगा, बोल देगा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF LCM ज्ञात करें। तो समझना इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से। ठीक है, अब जैसे मान लो हमने 2 संख्या लिया, कौन सा 2 संख्या, मान लो 32 और क्या ले लें, 70। ये 2 संख्या लिया हमने, इसका क्या निकालना है, HCF। ठीक है, आपके हिसाब से हम चलते हैं कैसे। तो सबसे पहले 32 को ब्रेक करते हैं, 16, फिर 2 से करेंगे 8 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 4 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 2 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 1 हो जाएगा। यानी 32 को जो हम ब्रेक किए तो कितना हुआ, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 2 का घात कितना होगा, 5। ठीक है, उसके बाद क्या है अपने पास, 70। अब हम क्या करेंगे, 70 का गुणनखंड करेंगे, 35। अब ये कितने से कटेगा, 5 से कटेगा 7। ठीक है, अब इसमें कितना आया अपने को, 70 में कितना आया, 2 का घात 1, 5 का घात 1 और 7 का घात 1। अब देखो इसमें हमें क्या करना है, अब इसको हटाओ। ठीक है, हमारे पास दोनों का गुणनखंड आ गया, राइट, एक 32 का और एक 70 का, हमारे पास 2 ही संख्या थी। अब इसमें उभयनिष्ठ ढूंढो। उभयनिष्ठ क्या है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। तो HCF जब हम फाइंड आउट करेंगे तो 2 तो सबसे पहले हम ले लेंगे, उसके बाद इसमें तो आगे कोई संख्या ही नहीं है, तो बाकी नीचे में कुछ भी रहे क्या मतलब है, उभयनिष्ठ ढूंढना है ना। हो गया, उभयनिष्ठ का मतलब हमने बताया था उस कल भी, कॉमन, राइट। ये हिंदी में थोड़ा टफ लगता है, इसका इंग्लिश ही ठीक है, कॉमन। ठीक है, ये 2 हो गया। उसके बाद हमने क्या है, इसमें सबसे छोटी घात पकड़ना है, तो सबसे छोटी घात क्या है, इसमें 5 और इसमें 1 है, तो 1 वाला, यानी इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 इसका क्या होगा, HCF। क्या ये आपको समझ में आया? ये हमने 2 संख्याओं के लिए किया है, ये 3 संख्याओं के लिए भी होगा, 4 संख्याओं के लिए भी होगा, बहुत सारे संख्या के लिए भी होगा। ठीक है, तो अभी तो 2 के लिए है, बाकी आप इसको सबसे पहले नोट करो, फिर आगे हम इसका LCM का रूल देखते हैं, और उसके बाद हम इस पर 2-3 क्वेश्चन करेंगे अच्छे लेवल की, तो आपको ये पूरा कंफर्म हो जाएगा। तो जल्दी से इसको नोट करो 2 मिनट के अंदर। हो गया? नहीं हुआ है तो स्क्रीनशॉट ले लो आप, क्योंकि इतना टाइम नहीं देंगे अपन, है ना। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, बाद में इसको नोटबुक में छाप लेना। हो गया? हमें HCF देख लिया, अब हमें क्या देखना है, LCM। हमने नाम पहले ही बता दिया, LCM क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक होता है, इसको लसा भी बोलते हैं, और HCF क्या होता है, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, अच्छा इसका फुल फॉर्म नहीं बताया था क्या हमने, देखो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM का लोएस्ट कॉमन फैक्टर।
लोएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम का लोएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो उसको देख के भी आप एक बार में समझ सकते हो कि क्या है वो, बाकी हिंदी मीडियम से हो तो हमने बता ही दिया आपको कि क्या होता है, ठीक है। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम कैसे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा? तो देखो इसका डेफिनेशन देखो, संख्याओं में, एक मिनट रुको मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ, क्या प्यास लग रही है यार आज। ठीक है, क्या एलसीएम संख्याओं में, अरे यार मेरे मार्कर को भी खराब हो गया है। संख्याओं में समृद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। हमने एचसीएफ देख लिया, एलसीएम है। एलसीएम में क्या है? संख्याओं में समृद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। कुछ समझ नहीं आ रहा होगा इसमें आपको, मुझे पता है। तो एक काम करते हैं, इसका अपन लेते हैं एग्जाम्पल लेते हैं हमने 24 और 36, इसका एग्जाम्पल लेते हैं, इसका हम निकालते हैं एलसीएम। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है, तो सबसे पहला काम जो अपना होगा वो क्या होगा? जो भी संख्या है उसका पहले अभाज्य गुणनखंड कर लो। तो 24 का अभाज्य गुणनखंड करो आप, कितना आएगा? कितना आया? 2 का घात 3 इंटू 3 का घात 1 हो गया। उसके बाद 36 है तो 36 का निकालो, कितना है? 36। इसका क्या है? 2 का घात 2 इंटू 3 का घात 2, ये हो गया। अब देखो, अब देखना आगे मैं क्या बोल रहा हूँ। प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, तो जब हम एलसीएम की बात करेंगे ना, एलसीएम में क्या करते हैं? तो जितने भी इसमें संख्या आपको दिख रहे हैं गुणनखंड में, इसको हटा देते हैं, है ना। जैसे हमारे पास 24 और 36 है, हमने उसका अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब इसमें अपन को जितने भी संख्या दिख रहा है, जैसे कौन कौन सा दिख रहा है गुणनखंड में? 1 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, दोनों में 2 और 3 दिख रहा है। तो हमें सबसे पहले वो दोनों संख्या ले लेना है, 2 और 3, 2 और 3 हमने दोनों संख्या ले लिया। उसके बाद क्या बोल रहा है? सबसे बड़ी घात का गुणनखंड, यानी प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड जितने भी संख्या होगा अब उस अभाज्य गुणनखंड में दोनों का मिला के बोल रहा हूं मैं, दोनों में जितने भी अभाज्य गुणनखंड में जो भी संख्या होगा वो पहले वो संख्या उठा लो आप। प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड है ना, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात। अब उसके बाद जैसे देखो 2 और 3, 2 था और 3 था, हमने दोनों उठा लिए। सबसे बड़ी घात देखिए, इसमें 2 का सबसे बड़ी क्या है? 3, क्योंकि नीचे 2 है। इसमें 3 का क्या है? ऊपर 1 है, नीचे 2 है, यानी सबसे बड़ी कौन सी हो गई? 2। अब इसका गुणनफल कर लो, कितना हो जाएगा? 2 का 3 बार करोगे तो कितना होगा? 12 नहीं, 8 होगा, राइट। 8 होगा और 3 का 9 होगा, यानी इसका कितना हो जाएगा? 72। क्या ये आपको समझ में आया? नहीं आया होगा, मुझे पता है। एक बार एक काम करो, एक और देखो। एक और में हम क्या करते हैं? एक लेते हैं 18 मत लो, एक लेते हैं, जैसे मान लो कितना था इधर? 36 और दूसरा 40 नहीं, 36 और 72 नहीं यार, 36 हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं 46, ठीक है, 42 ले लो यार, ठीक है। अब देखो, अब इसका निकालते हैं हम। इसमें क्या निकालना है? एलसीएम। तो क्या करेंगे? 36 का सबसे पहले हम वो निकालेंगे, हमने यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड इसका किया था। कितना था ये? 2 का घात 2 इंटू 3 का घात 2। 42 का करोगे, 42 का कितना आएगा? 42 का कितना मरतबे कटेगा ये? फिर 3 से कट जाएगा, 3 7 से 1, ये कितना हो गया? 2 का घात 1, 3 का घात 1 और 7 का घात 1। देखो, जब घात 1 लिखना होता है ना तो हम घात नहीं लिखते हैं, ठीक है, यानी डायरेक्ट भी लिखोगे मतलब वही होता है, हिडन होता है 1। तो हम अब आगे से जब भी लिखेंगे डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। 2 इंटू 3 इंटू 7, ये हो गया।
अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो इसमें देखो, अब यहाँ पे समझना, यहाँ से आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी। क्या है देखो, हमने क्या बोला, सबसे पहले प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड को चुन लो। प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड में क्या है, इधर देखना, इसको भी छोड़ो, ये तो हो गया काम, इसका रफ हो गया है, राइट। 2, 3 और 7, 2, 3 और 7, इसमें आपको कितने नए संख्या दिख रहे हैं, यानी जो भी डिफरेंट दिख रहा है, 2, 3 और 7। तो आप 2 भी ले लो, 3 भी ले लो और 7 भी ले लो। एलसीएम का ये रूल है, ठीक है। 2 ले लो, 3 ले लो, 7 ले लो। अब इसमें सबसे बड़ी घात देख लो, जैसे 2 का सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है। 3 का सबसे बड़ा घात क्या है, ये भी ऊपर वाला में 2 है। 7 का सबसे बड़ा घात क्या है, 7 तो एक ही है, मतलब वो 1 है, तो 1 ही रहेगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, 2 का 4, 3 का 9 इंटू 7, इसका निकाल लो आप, कितना हो जाएगा वो 36 इंटू 7, इसको निकालोगे कितना हो जाएगा, 6 सत्ते 42 के 2 हासिल 4, 7 या 21 4 25, इसका कितना हो गया 252। देख लेना वो मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। क्या आपको एलसीएम समझ में आया? बहुत इजी तरीके से बताया हूँ मैं। अगर आपको ये मतलब हार्ड लग रहा है तो क्या बताऊँ मैं फिर। अब एक काम करते हैं, जल्दी इसको छापो, फिर अपन इसका एग्जाम्पल देखते हैं 1-2, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया? जल्दी से छापो, या नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ही ले लो आप, सबसे बढ़िया। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। हम आपको दे रहे हैं एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है, 6, 72 और 120। ये है इसका जो है ना अभाज्य गुणनखंड से अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF तथा एलसीएम, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF तथा एलसीएम निकालना है। आपके पास 2 मिनट का टाइम है, जल्दी से निकालो और उसके बाद बताओ, नहीं तो मैं एक मिनट बाद मैं खुद ही शुरू कर दूंगा इसको निकालना। जल्दी से आपके पास टाइम है, या तो वीडियो रोक लो या नहीं तो निकालो जल्दी। जैसे एक काम करो, वीडियो ही रोक लो, वीडियो रोक के पहले निकाल लो आप अपने हिसाब से जितना जो हमने समझाया है, उसके बाद हमारे से आंसर मिला लेना, क्योंकि हम ज़्यादा देर रुकेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है ना। तो आप वीडियो रोक के पहले इसको सॉल्व करो, बाकी मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ आगे। क्या हमने बोला कि 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF तथा LCM निकाले। 6 का है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 को अभाज्य गुणनखंड में ब्रेक करेंगे, कितना हो जाएगा 2 इंटू 3, घात 1 ही होगा, राइट। 2 इंटू 3 हो गया। उसके बाद क्या है 72 है, तो 72 का निकालेंगे तो कितना होगा, 72 का अगर हम निकालेंगे तो 36, ठीक है। 3 3 9 2 18 2 36 72, ये कितना हो गया 2 का घात 3 इंटू 3 का घात 2, ये हो गया। उसके बाद 120 है, तो 120 का हम निकालेंगे 60, 2 से 30, इसमें कितना है 120 में कितना आएगा अपने पास, 2 का घात है 3, मेरा मार्कर नहीं चलता है यार, मार्कर में कोई दिक्कत आ गई है। 2 का घात कितना है 1 2 3, और 3 का घात 1 ही है, 5 का 1 ही है, तो 1 वाला हम बता दिए आपको कि नहीं लिखेंगे। अब क्या हमें HCF और LCM निकालना है, तो सबसे पहले HCF की बात करते हैं हम। HCF ऑफ 6, 72 और 120, HCF ऑफ 6, 72 और 120 निकालना है।
तो हमने इसमें क्या बोला था, HCF की जब बात करेंगे तो उभयनिष्ठ संख्या को देखेंगे, राइट। उभयनिष्ठ संख्या यानी जो तीनों में हो, यानी जो जितनी भी संख्या हो उस तीनों के, या 4 संख्या होगा तो चारों में हो। तो इसमें क्या है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, यानी 2 आएगा। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 भी आएगा। 5 इसमें है लेकिन बाकी दोनों में नहीं है, एक में और भी रहता तो मतलब एक में भी अगर नहीं है मतलब उसको नहीं लिखेंगे हम, तो 5 ऐसे ही रह जाएगा। अब उसके बाद क्या है, HCF में सबसे पहले तो उभयनिष्ठ हमने पकड़ लिया, ठीक है। उसके बाद हमें उसमें सबसे छोटी घात देखना है, उभयनिष्ठ के बाद सबसे छोटी घात देखना है। तो 2 का सबसे छोटी घात क्या है, 1 ही है, तो ये 1 यानी ऐसे ही रहने दो, 1 का तो 1 ही रहेगा। उसके बाद 3 का सबसे छोटी घात क्या है, 3 का यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो 1 ही रहेगा, राइट। तो अब इसका जब हम गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, यानी इसका HCF हमारे पास कितना आया, 6। अगर आपने सॉल्व किए होंगे तो मिला लेना, अगर आपका भी 6 आया है मतलब आप सीख चुके हो HCF कैसे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। उसके बाद हम LCM की बात करते हैं। 6, 72 और 120 ये अपना संख्या है, राइट। इसका उसमें क्या हम करते हैं, जब LCM की बात करते हैं तो याद करना, हमने क्या बताए थे कि जितनी भी संख्या है, जितना भी आपको गुणनखंड, जितनी भी प्रत्येक संख्या को नोट कर लीजिए। जैसे 2, 3, कितनी संख्या आपको दिख रही है, इसमें 2 भी है, 3 भी है और 5 भी है, यानी हम इसमें 2 भी लिखेंगे, 3 भी लिखेंगे और 5 भी लिखेंगे। पहले वो पूरी संख्या लिख दो जो भी उसमें आया है, किसी में हो ना हो कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ उभयनिष्ठ की बात नहीं होती है LCM में, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ी घात पकड़ो, जैसे 2 का सबसे बड़ी घात इसमें क्या है, मतलब तीनों मिला के 2 का सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है। 2 का सबसे बड़ी घात, हाँ 3 है, तो हमने यहाँ क्या किया, 2 का सबसे बड़ी घात को उठाया 3, 3 का सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, तो इसका उठाया हमने 2, 5 का तो एक ही है तो 5 1 ही रहेगा। अब इसको कैलकुलेट करो, 2 को 3 से, यानी कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। उसके बाद 3 का करो तो 9 और 5 5, यानी 14, ये आ जाएगा कितना, 360। क्या आपका भी LCM 360 आया था, जल्दी बताओ, क्या आपका भी LCM 360 आया था और HCF 6 आया था? और अगर ये दोनों आया था, HCF में 6 और LCM में 360, मतलब आप ये सीख चुके हो। जल्दी से इसको नोटेट डाउन करो, जल्दी जल्दी नोट करो इसको 2 मिनट में। ये क्या है ना, ये रफ में किया जाता है, राइट। हालांकि जब क्वेश्चन आपको, मतलब इसको डायरेक्ट वहाँ भी कर सकते हो जहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन ये बेसिकली ज़्यादा अच्छी चीज़ें रफ की होती है। लेकिन जब क्वेश्चन, कभी कभी ऐसा है कि 5 नंबर में भी क्वेश्चन आ जाता है, ये अगर 2 नंबर में आता है तो आप ऐसे भी करके कर दोगे इसको रफ में तो चलेगा। लेकिन अगर 5 नंबर में आता है तो कॉपी फुल भी तो होनी चाहिए ना, तो उसमें आप ये वाला चीज़ भी क्वेश्चन के अंदर ही लिख सकते हो, ठीक है। और ये क्वेश्चन ऐसा डायरेक्ट भी आ सकता है आपके पेपर में 2 या 5 नंबर में, तो वो देख लेना आप अपने हिसाब से। जल्दी इसको नोट करो। हो गया क्या? नहीं हुआ तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM कैसे निकालते हैं, राइट। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक नहीं है, पॉइंट है, देखो क्या होता है। ये सबसे पहले तो ये 2 संख्याओं के लिए होता है, राइट। दो संख्याओं का गुणनफल उसके HCF तथा LCM के गुणनफल के बराबर। देखो अगर आपको इसमें नहीं दिख रहा होगा, मैं देख लूँ एक बार स्क्रीन, दिख रहा है कि नहीं, वो दिख रहा है, मतलब थोड़ा कम दिख रहा है। कल से जो है ना अपन मार्कर चेंज कर लेंगे। तो हमने क्या बताया, एक अपन ने ये देखा कि 2 संख्याओं का गुणनफल उसके HCF तथा LCM के गुणनफल के बराबर होता है।
इसका क्या मतलब है, जैसे मान लो हमने दो संख्या लिया, क्या, ए और बी, ए और बी हमने दो संख्या लिया, राइट। तो इस एल्गोरिदम के हिसाब से, ये जो अपना थ्योरी है उसके हिसाब से क्या होगा, वो दो जो संख्या है ए इंटू बी, वो क्या होगा, एलसीएम ऑफ ए बी का जो भी एलसीएम होगा वो, और एचसीएफ होगा वो, उस यानी ये बोल रहा है ये थ्योरी, राइट। याद रखना कि ये दो ही संख्या पे लागू होगा। अगर वो तीन संख्या है तो ऐसा मत कह देना कि तीन संख्याओं का गुणनफल ए बी सी एलसीएम ऑफ तीन संख्या और एचसीएफ ऑफ जो तीनों संख्या उसके बराबर होगा। ये ओनली दो संख्याओं के लिए होगा। इसको जो है ना हाईलाइट कर लेना, अगर आप ये थ्योरी लिखोगे अब उसमें कॉपी में तो इसको हाईलाइट करना, ठीक है। ये चीज़ आप नोट करो जल्दी, फिर इस पर हम बेस्ट क्वेश्चन करेंगे। जल्दी नोट करो इसको 2 मिनट में। हो गया, ठीक है। अब हम इस पे क्या है एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, अपने पास दो संख्या है 300, एक सेकंड रुको मैं क्वेश्चन देख लूँ एक बार। 306 है और 657, इसका अपने को दिया हुआ है एचसीएफ कितना, 9। एचसीएफ ऑफ 306 और 657 दिया हुआ है क्या, 9। और हमें बोल रहा है क्या, इसका एलसीएम ज्ञात करो। ये अपने को दिया हुआ है और हमें एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ 306 और 657। क्वेश्चन समझ में आया आपको? देखो ये अपने को जो है ना ये वाला पार्ट दिया हुआ है, राइट, और ये हमें निकालना है। समझ नहीं आ रहा है, एक काम करते हैं, इसको जो है ना लिख के क्वेश्चन को उसके बाद बताते हैं हम आपको। इसको लिखेंगे कैसे, जैसे मान लो इसको हम कैसे लिखें, संख्या 306 तथा 657 का एचसीएफ 9 है, तो इसका एलसीएम ज्ञात करें। इससे भी क्वेश्चन बनता है और बहुत सिंपल है यार ये, मतलब इससे ज़्यादा सिंपल क्या ही क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ये है अपना क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, संख्या 306 तथा 657 का एचसीएफ 9 है, तो इसका एलसीएम ज्ञात करे। ये अपना क्वेश्चन है। तो हमने क्या पढ़ा है अभी, इसको सिस्टम से बनाना होगा। सबसे पहले जैसे ऐसा मान लो, माना a = 306, b = 657, राइट, ये हमने पता है। उसके बाद क्या है, एचसीएफ जो है वो कितना दिया हुआ है, एचसीएफ ऑफ 306 और 657 अपने को दिया हुआ है 9, और हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऑफ जो भी संख्या है उसका वो निकालना है, राइट। ये हमें इतनी चीज़ें हमें क्वेश्चन से पता है, ठीक है। हमने ए को 306 को ए मान लिया, बी को 657 को बी मान लिया, ठीक है। अब हम इसमें क्या लिख सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, दो संख्याओं का, या ऐसे लिख दो, चूंकि हाँ वही लिखो, पूरा ही लिख दो, दो संख्याओं का गुणनफल उसके एचसीएफ तथा एलसीएम के गुणनफल के बराबर होते हैं। पता नहीं यार वो दिख भी रहा है कि नहीं, दिख रहा है, थोड़ा कम दिख रहा है, लेकिन देख लेना यार, थोड़ा सा मैनेज करना इसको। मार्कर अपन कल नया लाएंगे, है ना। क्या है, चूंकि हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल उसके एचसीएफ तथा एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ये आप लिख भी सकते हो, या नहीं तो आप डायरेक्ट
वो लिख देना। इसीलिए जैसे मान लो a इंटू बी, हम जानते हैं क्या, HCF ऑफ a कॉमा बी मल्टीप्लाई बाई LCM ऑफ a कॉमा बी, राइट। अब देखो हमें इसमें क्या क्या है, a दिया हुआ है, a कितना है 306, तो हम यहाँ लिखेंगे 306। हमें b दिया हुआ है 657 इक्वल टू HCF ऑफ a कितना दिया हुआ है, a b 9, और हमने LCM a और b को मान लो कि मान लिया x मान लो, या नहीं तो आप पूरा भी लिख सकते हो, पूरा ही लिख लो, मान लो LCM ऑफ a की जगह मान लो 36 और 657, राइट। ये हो गया अपने पास। अब हमें उम्मीद है कि इससे आगे आप हल कर सकते हो इसको, ठीक है। अब इससे आगे हम करते हैं, इससे आगे कैसे करेंगे, तो ये 9 मल्टीप्लाई में है तो इसको डिवाइड में भेज देंगे हम, यानी क्या हो जाएगा 306 गुने 657 अपॉन 9 इक्वल टू LCM ऑफ 306 कॉमा 657। अब इससे इसको काट दो, कट जाएगा, ये कितने मरतबे कटेगा, 9 से काटो, 9 सत्ते 63, यहाँ से 2 आया 27, 9 तिया 27। अपने पास क्या निकल के आ रहा है, LCM ऑफ 306 कॉमा 657 इक्वल टू क्या आ रहा है अपने पास 306 इंटू 73। इसको मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 306 को 73 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा, जल्दी 306 को 73 से मल्टीप्लाई करो, इतना आएगा, ठीक है। तो अपने पास LCM निकल के आ गया कितना, कितना है ये 22,338, ठीक है। क्या ये समझ में आया, ये इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं, ये भी 2 नंबर में भी आ सकते हैं और 5 नंबर में भी आप आ सकते हैं। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यह क्वेश्चन मतलब इस टाइप का आएगा, इस टाइप का तो आ ही सकता है, हो सकता है कि यही संख्या डायरेक्ट डाल दे, यानी ऐसा ही सेम क्वेश्चन भी डाल दे आपके पेपर में। तो एक इसको जो है ना सिस्टम से नोट करो। देखो हमने क्या किया, यहाँ पे आप इसको, हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके HCF तथा LCM के बराबर होते हैं, HCF के गुणनफल के बराबर होते हैं। ये आप नहीं भी लिखना चाहो ना तो आप डायरेक्ट ऐसा लिखना, चूंकि इतना, ये लिख देना चूंकि इतना बराबर इसीलिए इतना, और लास्ट में लिख देना अतः LCM इतना बराबर इतना। वो तो आप लिखने का तरीका आप जैसे लिखो। चलो इसको जल्दी से नोट करो, जल्दी 2 मिनट में, 2 मिनट के अंदर नोट डाउन करो इसको। हो गया क्या, हो गया? नहीं हुआ है तो स्क्रीनशॉट ले लो, अपन दूसरा आगे एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। देखो एक दूसरी टाइप के क्वेश्चन आपको हम बताते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप के, आपके पेपर में है, राइट। क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कहता है वह सबसे बड़ी संख्या, देखो क्वेश्चन क्या कहता है, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे, ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको करवाना समझ रहा हूँ, जिससे 245 और 137 को विभाजित करने पर विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है। प्रत्येक दशा में क्या है, शेषफल 5 प्राप्त होता है। ये आपका क्वेश्चन है।
ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सबसे पहले तो इसमें क्या होगा क्या नहीं वो तो छोड़ो, आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या लगता है कि इसमें HCF होगा कि LCM होगा, ये सोच के बताओ। ये एकदम कॉमन सेंस की बात है, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें LCM निकलेगा कि HCF निकलेगा। अगर आपको जो हम पढ़ाए थे कि LCM का डेफिनेशन वो परिभाषा और HCF का, उसके हिसाब से आप इसमें बताओ कि इसमें LCM निकलेगा कि HCF निकलेगा। तो देखो ये क्या बोल रहा है, विभाजित करने पर, यानी वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है। सबसे पहले तो यहाँ बड़ी संख्या की बात कर दिया, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 245 और इतने को विभाजित, यानी विभाजित करने पर। यह क्या है, विभाजित हो मतलब विभाजित करने पर, यानी ऐसी संख्या निकालना है जो इसको विभाजित करे, ऐसी संख्या जो इसको विभाजित करे जिसमें शेषफल 5। ये तो अभी शेषफल 5 को छोड़ो, ऐसी संख्या निकालो जो 245 और 1037 को विभाजित करे। किस केस में होगा ये विभाजित करे, जल्दी बताओ। हमने जब लसा पढ़ा था LCM में क्या देखा था, LCM में वह छोटी संख्या जो सबको डिवाइड कर दे, राइट। लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं, वो डिवाइड नहीं करना है, ये वो निकालना है कि जिससे डिवाइड हो जाए, ये यही है ना, जिससे विभाजित ये हो जाए। यानी इसमें हम क्या बात करेंगे, HCF की। यहाँ पे बात हो रही है HCF की। अब देखो अगला अपना कॉन्सेप्ट क्या है। HCF की बात हो रही है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने से आपको समझ आ रहा होगा। अब ये क्या बोल रहा है, अपने पास एक संख्या है 245 और एक है 1037। अगर हम इसको डायरेक्ट HCF निकालेंगे तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, शेषफल 5 प्राप्त हो, यानी 5 अगर प्राप्त होगा, जैसे देखो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे यहाँ मान लो हमने 70 लिया, नहीं ऐसा मान लो आपने 27 लिया, 5 से हमने इसको डिवाइड किया, कितना हो जाएगा 2। हमने यहाँ क्या प्राप्त हुआ अपने को 2, यानी हमने 5 से 27 को डिवाइड किया, हमें 2 प्राप्त हुआ। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें से, यानी 27 में से अगर हम 2 माइनस कर देंगे, उसके बाद जो संख्या आएगा वो 5 से पूरी तरह विभाजित होगा। कॉन्सेप्ट समझना, यही तो है ना, ये शेषफल यही है ना, 2 जो नीचे बचता है अपने को रिमाइंडर, वही है शेषफल। तो हमने क्या, जैसे 27 को डिवाइड किया तो अपने पास 2 रिमाइंडर बचा। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि 27 में से 2 अगर हम माइनस कर देते हैं तो जो संख्या आएगा वो पूरी तरह विभाजित होगा, और यहाँ पूरी तरह विभाजित का ही तो बोल रहा है वो। एक बार फिर से देखना, जैसे हमने 27 मान लो कोई संख्या लिया, उसको 5 से डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद अपने पास क्या आया, 2 आया रिमाइंडर। तो हम क्या चाह रहे हैं कि यहाँ 2 ना आके 0 आए, तो हम क्या करेंगे, जो संख्या है वो उसमें से माइनस कर देंगे 2 को, और जो संख्या आएगा वही 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो यानी यहाँ आया 25 और वो डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पे जो अपने पास संख्या है, 2 संख्या, वो क्या है, एक 245 और एक 1037। इसमें शेषफल 5 प्राप्त होता है, यानी वो कोई भी संख्या हो जो इसको विभाजित कर रहा है तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। लेकिन वह सबसे बड़ी संख्या निकालना है जो उसको विभाजित करने पर इसका 5 प्राप्त होता है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि इसमें से अगर हम माइनस कर दे 5, राइट, और इसमें से भी अगर हम माइनस कर दे 5, और अब जो संख्या बचेगा वो उसको पूरी तरह विभाजित कर देगा, जो भी संख्या आएगा वो पूरी तरह विभाजित कर देगा। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? जैसे हमने यहाँ पे देखा कि 27 को जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो 5 से, तो यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 5 है, इसमें अभी वो संख्या नहीं पता है कि कोई भी संख्या होगा। यहाँ हमने 5 एग्जाम्पल में ले लिया है, लेकिन इसमें अपने को संख्या नहीं पता है, वही तो हमें फाइंड आउट करना है। तो जो 2 रिमाइंडर बचा है वो दिए हुए संख्या में से अगर हम 2 को माइनस करेंगे तो फिर वो पूरी तरह डिवाइड कर देगा। तो हमें यहाँ पे क्या है, 5 रिमाइंडर बच रहा है, शेषफल क्या हो रहा है 5। तो जो दिया हुआ संख्या है उसमें से हम 5 को माइनस करेंगे तो उसके बाद जो संख्या उसको डिवाइड करेगा वो शेषफल कितना बचाएगा, 0। यहाँ से समझना, वो शेषफल कितना, यानी वो पूरी तरह विभाजित कर देगा, उसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो अब इसको आप निकालो, क्या होगा, अपने पास संख्या क्या आ जाएगा 5, यानी ये 240 और ये 1032। अपने पास ये संख्या आ गया, इसका HCF फाइंड आउट करो। क्यों, क्योंकि वो विभाजित करने पर है ना निकालना है, यानी इसको विभाजित, कौन ऐसी सबसे बड़ी संख्या जो विभाजित कर रहा है, तो HCF की बात हो रहा है। कंफ्यूज मत होना यार, इस सब क्वेश्चन में एकदम हलवा क्वेश्चन है ये।
240 है, इसका हम HCF निकालेंगे। सबसे पहले गुणनखंड करो। ये हो गया। उसके बाद क्या है 1032, इसको करो, कितना आ जाएगा ये? 5 10 हो जाएगा, 3 आएगा, 6 आएगा, 516 आएगा। ठीक है, फिर 2 से 2 दूनी 4, यानी ये आगे आ जाएगा 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16। अरे ये क्या कर रहे हो? 516 को 2 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? 516 को 2 से डिवाइड करो, 2 पंचे 10, 1 6 2 अट्ठे 16, 258 आएगा ना। सही तो कर रहे थे यार। फिर 2 से 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 9 18। अब 129 आया। 129 कितने से कटेगा? ये 3 से कटेगा, राइट। 3 चौका 12, 3 तिहाई 9। अब ये 73 यानी 47 कितने से कट सकता है? 47 कितने से कटेगा बताओ जल्दी। 43 कितने से कटेगा जल्दी बताओ। मुझे नहीं लग रहा कटेगा ये, तो 43 को 43 से ही काट दो, हो गया। ठीक है, तो अपने पास इसका गुणनखंड हमने निकाल लिया। कितना? 240 का क्या है? 2 का 1 2 3 4, 2 का घात 4 है, इंटू 3 का घात 1 है, इंटू 5 का घात 1 है। ठीक है, उसके बाद क्या है 1032। 1032 में कितना आ रहा है? 2 का घात 3 इंटू 3 का घात 1 इंटू 43 का घात 1। ये हो गया। अब हमें इसका HCF ही तो निकालना है ना। HCF तो अपने लिए इजी है। HCF कैसे निकाल सकते हैं हम इसका? उभयनिष्ठ पकड़ो। उभयनिष्ठ यानी 2 3, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 5 इसमें नहीं है, 43 उसमें नहीं है, यानी 2 और 3 है, राइट। तो 2 और 3 लेंगे हम। उसके बाद क्या है? छोटी घात पकड़ना है। तो 2 का छोटी घात यहाँ 3 है दोनों में, और 3 का तो 1 नहीं है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करो, कितना हो जाएगा? 2 का घात 3 कितना होता है? 8, और उसके बाद ये 3 कितना हो गया? 24। तो इसका आंसर क्या होगा अपने पास? 24। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? यानी वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होगा, वो संख्या क्या होगा? 24। आप डिवाइड कर दो 24 को इससे और इससे, तो आपको रिमाइंडर 5 बचेगा। करके देख लो आप। रिमाइंडर 5 बचेगा क्यों? क्योंकि ये संख्या था अपने पास, उसमें से हमने 5 घटाए हैं, तो ये इसको यानी 24 इसको पूरी तरह डिवाइड कर देगा, लेकिन 5 हमें शेषफल बचाना है, तो इसलिए हम इसमें 5 अगर इसमें और ऐड कर दे तो 245 बन जाएगा। यानी वही लॉजिकल है, थोड़ी सी लॉजिक है इसमें, बच ज़्यादा कुछ नहीं है। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं। देखो, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है, वो संख्या हमें निकालना था। ठीक है, तो अब अपने पास सबसे पहला क्वेश्चन है कि इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें HCF निकलेगा कि LCM निकलेगा। तो क्वेश्चन पढ़ने पे हमें ऐसा पता चल रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या, छोटी है ना, सॉरी, वह सबसे बड़ी संख्या निकालना है जो हमें दिए हुए संख्या का विभाजित कर दे, दिए हुए संख्या को विभाजित कर दे। तो ये किस केस में होता है? ये होता है HCF के केस में, राइट। इससे हमें पता चल गया कि हमें इसका HCF निकालना है। अब इसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट, ये नेक्स्ट पार्ट है इसका कि शेषफल 5 प्राप्त हो। जैसे कोई भी संख्या अपने पास दिया हुआ है, और अगर हमें किसी संख्या से, जैसे संख्या y है, x से डिवाइड करने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है, तो हमें क्या करेंगे? अगर x है, y में डिवाइड करने पर शेषफल 5 होता है, तो y में से -5 करने पर x उसको पूरी तरह डिवाइड करेगा। नहीं समझ में आया? जैसे हमने 27 को किया था ना, जैसे देखो 27 था, जैसे अपने पास क्या था? 27 था, उसी को हम फिर से बता रहे हैं आपको। जैसे 5 हमने इसको डिवाइड किया था, तो कितना बचा था? 2, रिमाइंडर यहाँ 2 था। देखो यहाँ पे हमें ये नहीं पता था कि डिवाइड किससे करना है, राइट, क्योंकि ये हमें निकालना था, तो x मान के चलते थे हम। यहाँ हमने यहाँ पे 5 ले लिया है, तो हमें यहाँ 2 मिला है। यहाँ x मान के हम अगर चलते, तो जैसे हमारा रिमाइंडर क्या है? 2, यहाँ रिमाइंडर कितना बच रहा है? 5,
तो हमने क्या किया, जो यानी इस अब हमें अगर इसमें से निकालना है कि 27 को पूरी तरह डिवाइड कर देगा 5, तो उसमें क्या करेंगे हम, जो रिमाइंडर है उसको माइनस कर देंगे, है ना। हमने यहाँ वही तो किया है। तो हमें जैसे ये 24 नहीं पता था कि हमें डिवाइड किससे करना है, लेकिन ये तो पता था कि रिमाइंडर 5 है, राइट। यहाँ रिमाइंडर नहीं पता था तो हमें रिमाइंडर मिल गया, और यहाँ में रिमाइंडर पता था 5 है। तो यानी जो भी संख्या होगा अगर उसका रिमाइंडर 5 है तो डिवाइड नहीं होगा, है ना, रिमाइंडर 5 बचाएगा। तो हमने उसमें से माइनस किया तो 240 बना, 1037 को माइनस किया तो 1032 बना, और उसके बाद जब इसका HCF निकाला तो 24 बना। अब क्या है, अब अगर आपको इसको चेक करना है कि क्या हमारा आंसर सही है कि नहीं, तो 24 को आप इससे डिवाइड करो, रिमाइंडर आपका 5 आएगा। 24 को इससे डिवाइड करो, रिमाइंडर आपका कितना आएगा, 5 आएगा। आप करके देख लो। तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया 24। जल्दी से इसको छापो, 2 मिनट का टाइम है आपके पास, 2 मिनट से ज़्यादा हम टाइम देंगे नहीं, क्योंकि हमारा क्लास हो चुका है बहुत लंबा। 2 मिनट के अंदर जल्दी से छापो इसको। हो गया क्या? नहीं हुआ है तो स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत गर्मी लग रही है। हो गया स्क्रीनशॉट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो अपने पास एक तरह का और क्वेश्चन है जो आपके पेपर में दिया हुआ है। आप देखोगे तो, पेपर नहीं बुक में दिया हुआ है, आप देख लेना उसको। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन है प्रश्न आपके पास आएगा, व्याख्या कीजिए। आई थिंक क्लास ज़्यादा लंबा हो रहा है तो मेरे हिसाब से छोड़ देना चाहिए यहीं पे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अपना एक लेक्चर और आएगा ज़्यादा से ज़्यादा, वो हो सकता है थोड़ा सा लंबा लेक्चर हो तो हम थोड़ा लंबा ले लेंगे उसको। यानी ऐसा मानो ना 1 घंटा से 20-30 मिनट, यानी 1.5 घंटे का लेक्चर हो सकता है। अगला लेक्चर जो हो वो 1 घंटे से ज़्यादा का तो ज़रूर होगा, क्योंकि उसमें हमें अभी 3 टाइप के क्वेश्चन देखने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखना है जो हम अभी बताने वाले थे आपको, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा टाइम हो रहा है तो रहने देते हैं। उसके बाद हमें एक टाइप का क्वेश्चन देखना है कि सिद्ध करने वाला। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन बचा है। सिद्ध करने वाले में 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तो डायरेक्ट रूट के अंदर यानी अपूर्ण वर्ग होता है वो, और एक आता है कि परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या दिया रहता है, उसको सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। तो एक ये मतलब 2 टाइप के ये क्वेश्चन बने अपने पास। और एक अपने पास बचा है यूक्लिड विभाजन का। देखो क्या है यूक्लिड विभाजन ना, बहुत जैसे हम ये किसके हिसाब से चल रहे हैं, बोर्ड के हिसाब से चल रहे हैं, तो जो बहुत सारे बोर्ड में यूक्लिड वाला क्वेश्चन नहीं आता है, उसका सिलेबस यहीं से ख़त्म हो जाता है। सिद्ध करने के बाद क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। तो उसके लिए जैसे हम सिद्ध करने वाला बता देंगे, उसके बाद आप आगे मत देखना लेक्चर। और अगर जिसके बोर्ड में यूक्लिड आता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय वाला A = BQ + R, तो वो भी देख लेना। यानी कल हमारा लास्ट इसका होगा, वास्तविक संख्या का कल लास्ट लेक्चर होगा। और मुझे उम्मीद है कि अब आप जो भी क्वेश्चन देखोगे, जो भी क्वेश्चन करोगे अपने बुक से, वो आपको पूरा समझ में आएगा, पूरा कर पाओगे, बस सिद्ध वाला छोड़ के और यूक्लिड वाला छोड़ के। ठीक है, बाकी अगर आपको कुछ होमवर्क चाहिए तो होमवर्क मैं आपको दे देता हूँ कि आप निकाल के लाओगे क्या, 94 और 404, इसका आपको HCF और LCM निकालना है। ठीक है, उसके बाद मान लो 1096 और 306, इसका भी आपको HCF और LCM निकालना है। ठीक है, हाँ ये 2 आप निकाल के लाना, और तीसरा जैसे नहीं, यही 2 निकाल के लाओ आप। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM और HCF निकालना है। LCM एंड HCF दोनों में निकालना है ना, ये दोनों निकाल लेना। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। कल हम आते हैं एक लास्ट लेक्चर लेके, उसके बाद जो कल के बाद लेक्चर होगा उसमें हम शुरू करेंगे बहुपद। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। हंसते रहिए और खुश रहिए।